वैसे इसका एक बताता हूँ, ये ऊपर जो दिख रहा है ना छोटा सा गूगल मीट का आइकन, स्टॉप शेयरिंग हाइड, यूजुअली इसको हाइड भी कर सकते हो, लेकिन इसके लगे रहने से फायदा ये होता है कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं आपको पता लग जाता है। सो इफ यू, जैसे ही आप ऑफलाइन जाते हुए हट जाता है यहाँ से, तो आपको पता चल जाता है कि आप ऑफलाइन। सो कैन समवन रीड द टॉपिक फॉर टुडे? डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग। और उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक हम अभी पढ़ने वाले, सब टॉपिक जो हमारा अल्टीमेट एम है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो एज पर अवर पॉलिसी, अ क्विक रिव्यू। ये क्लास 1 का रिव्यू स्लाइड है, जिसमें कि हमने ये सब कुछ देखा था स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन से लगा के फोर फंडामेंटल क्वेश्चंस, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेकेंड क्लास का रिव्यू है। इसमें हमने स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें बहुत सारी चीजें थी। सिंप्लीफाइड वाला जिसमें लिखा था सिर्फ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आई वांट someone to answer the second bullet, second black bullet, what my real student will do। ये मैंने पिछली क्लास में बोला था, क्या किसी को याद है? स्ट्रेटेजी का रियल स्टूडेंट या मेरा रियल स्टूडेंट क्या काम करेगा या क्या काम नहीं करेगा? कल की ही क्लास का है, कल मैंने स्पेसिफिक में बताया था, यदि आप सच में मेरे स्टूडेंट हो तो ये काम जरूर करो या ये काम मत करना। किसी भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कौन बोला ये? सतीश। सतीश, फैंटास्टिक बेटा। एग्जैक्टली यही था कि किसी भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, आप अपना डिसीजन लोगे। किसी और ने वो स्ट्रेटेजी क्यों बनाई थी ये उसको ही पता है, पर उसको आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना। ठीक है, फॉलो नहीं करना है ये नहीं कहा मैंने, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। इफ यू हैव टू फॉलो इट यू मस्ट हैव योर ओन रीजंस। Then we had seen two major limitations of the strategy. Then we saw what is SBU, what is SBA. Can someone give me the full form of SBU, SBA? SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस एरिया। एरिया, वेरी गुड। और तीन लेवल्स जो हमने देखे थे, देवर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। और हमने होलिस्टिकली दो और लेवल देखे थे, एक जो कॉर्पोरेट लेवल से पहले आता है दैट इज सोसाइटल लेवल, और एक जो फंक्शनल लेवल के बाद आता है दैट इज ऑपरेशनल लेवल। सो अल्टीमेटली वी सॉ दिस 5 लेवल्स, जिसमें से 3 तो हम डिटेल में आगे आने वाली यूनिट्स में स्टडी करने ही वाले हैं, बट देन अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया। तो ये हमारी पहले की 2 क्लासेस थी जिसको हमने स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा। अब हम स्ट्रेटजी की डेफिनेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे ये स्ट्रेटजी की डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास का पार्ट है प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया क्योंकि कम से कम पहले वीक में हमको जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, वरना बाहर जनता बोलेगी कि अरे ये तो क्या से डेफिनेशन नहीं सिखाई, एक हफ्ता हो गया। तो डेफिनेशन को याद करने का मेरा अपना तरीका है। मैं डेफिनेशन को कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में लिख के याद नहीं करता, डेफिनेशन को हमेशा ब्रेक करके याद करता। ये सामने मैंने आपको 5 हिस्सों में इसको ब्रेक करके रखा है, 6 हिस्सों में रादर। पहला हिस्सा है इट इज द डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब चेंज होते रहती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, डायनामिक है, बदलता रहता है। तो इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ फॉर्म्यूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजी। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजीज और कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजी। अब इवोल्यूशन और इवैल्यूएशन ये दोनों अलग अलग चीज है। इवोल्यूशन जो हमने पहले इसमें पढ़ा था, स्ट्रेटेजी इवॉल्व कैसे हुई, आई कैसे। इवैल्यूएशन मतलब जो स्ट्रेटेजी हमने लगाई उसने कितना काम किया। तो इवैल्यूएशन इज डिफरेंट दैन इवोल्यूशन। तो ये चीजें, कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजीज, एंड फाइनली क्यों ये सब कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन क्यों कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों कर रहे हैं, इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं,
कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है? एक क्लास पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन, जिसको भी आंसर आता है रेडी रहना। क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे पहले आंसर देगा पहले अपना नाम बताए और आंसर दे। तो क्वेश्चन इज की सर स्ट्रेटेजिक ऋषभ इंटेंट क्या हुआ? अबे बोलने तो दे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमको कहां से पता लगता मिशन और विजन। सर फॉर्मुलेशन से। है? दो अलग अलग आंसर आ गए। सतीश की आवाज थी मेरे ख्याल से विजन मिशन वाली। राइट। ओके, और ऋषभ की थी क्या दूसरी आवाज? यस सर, हाँ, क्या बोला बेटा तू? फॉर्मुलेशन? फॉर्मुलेशन से। नहीं, फॉर्मुलेशन तो मतलब स्ट्रेटेजी बनाना। तो सतीश का आंसर करेक्ट पार्शियली ठीक है। मतलब विजन मिशन, रादर आप ज्यादातर बुक्स में पढ़ोगे तो यही बताते हैं कि विजन मिशन से ही पता लगता है। लेकिन मेरा एक पर्सनल थॉट है कि विजन मिशन तो है ही, वो तो स्टेटमेंट है अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट बताते हैं। और जो डिसीजंस वो जो ऑर्गेनाइजेशन रियल लाइफ में ले रही है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी कंपनी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन या मिशन अचीव नहीं कर रही है लेकिन प्रॉफिट में चल रही है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। ओके, पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। ओके, सो कैन आई हैव मल्टीपल यस और मल्टीपल नो? लेट मी सी कितने लोग हैं जो यस में बोल रहे हैं। चैट बॉक्स में देख लेते जरा। ओके, सो यस, ओके। अदर क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई कंपनी नुकसान में चल रही हो लेकिन वो अपना विजन और मिशन अचीव कर ली? अपना विजन पॉसिबल है और, सर। ओके, इसका मतलब अल्टीमेटली जो डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी कुछ फायदा नुकसान जहां पे भी किसी का भी आता है, उसका स्ट्रेटेजिक विजन मिशन एक अलग चीज है और प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज है। ठीक है, तो जो डिसीजंस कंपनी लेती है उससे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। हो सकता है कि विजन या मिशन स्टेटमेंट उसने लोगों को मिसगाइड करने के लिए लिख रखे हो कि मैं चाहता ये हूं, बट अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है। अभी आप सोचो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो जॉब में, आप अपनी हॉबीज बताते हो। अब वो ना आपकी हॉबीज को तोड़ मरोड़ के आपके बारे में और जानकारी लेने लग जाता है और अंदर घुसने लगता है कि अच्छा बुक रीडिंग करते हो, अच्छा कौन सी बुक, अच्छा ये वाली बुक क्या पढ़ा था उसमें, अच्छा कौन से ऑथर की है, अच्छा उस ऑथर की और कोई किताब पता है आपको, अच्छा ये वाला ऑथर आपको क्यों अच्छा लगता है, तो वो वाला ऑथर आपको क्यों नहीं अच्छा लगता। मतलब वो और डिटेल में एक्चुअली क्या है, वो ये जानना चाहता है कि आप जो बता रहे हो क्या रियल में आप वही हो, या फिर आप सिर्फ बता रहे हो कि आप हो। मतलब आपकी रियल स्ट्रेटेजी क्या है। मतलब एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर मुझे जेन्युइनली प्लेसमेंट चाहिए, पर उसको जब मैं बोलता हूँ कि तू इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर, तो उसको याद आता है कि मेरे को तो रील्स देखनी थी, या तो पिक्चर देखने में 1 घंटा लगा देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि अरे यार मेरे को तो वो सर ने असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट करना। वो असाइनमेंट्स में अपनी जान, अभी कुछ कुछ इंटर्नशिप की कंपनीज का पता चला कि उन्होंने टारगेट्स दिए और अचीव नहीं हो रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम आई। कुछ मेरे डायरेक्टली मेरे साथ ही काम करने वाले ऐसे भी बच्चे थे जिनका मुझे क्लियरली समझ आ गया, मतलब पहले वीक में ही आ जाता है वैसे तो, समझ आ जाता है कि बच्चा काम नहीं कर रहा, मतलब चाहता भी नहीं और कर भी नहीं रहा है। ठीक है, अब इशू क्या है कि वो दिखाता तो हर कोई यही है कि मैं काम कर रहा हूं, पर जेन्युइनली कर नहीं रहा। तो अब आप किस चीज को सच मानोगे? जो वो जेन्युइनली चाहता है वही तो वो कर रहा होगा ना। वो करना नहीं चाहता है इसीलिए वो नहीं कर रहा। पर वो तो क्या है, सोसाइटल प्रेशर में। हमने एक प्रोजेक्ट किया था मार्केटिंग में, जब मैं एमबीए में था, तो उसमें था कि स्मोकिंग हैबिट्स का आपकी
मतलब स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था। वो एक छोटा सा सब्जेक्ट का ही प्रोजेक्ट था। अब उसमें हुआ क्या कि जब हमने लोगों से पूछा तो एक, अब ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए पर मेरे फ्रेंड्स का, तो वीडियो सुनेंगे फिर मुझे गाली पड़ेगी। ओके, तो उसका, अब ये हमको पता है कि चेन स्मोकर आदमी, चेन स्मोकर का मतलब होता है एक सिगरेट के बाद दूसरी, मतलब एक से ही दूसरी लगा लो, एक बुझते बुझते दूसरी को लगा के चली जाए, तो कॉन्टिन्यूसली पीता है। हमको पता है कि ये बहुत सिगरेट पीता है, उसको किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम दो तो उसको एक पैकेट साथ में ले जाना पड़ता है। तो इतना है, और उसका बंदे का गलती से मेरे फॉर्म क्वेश्चनियर देखने में आ गया, तो वो लिख रहा है ओकेजनली। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई तू क्या मजाक में ये क्वेश्चनियर भर दिया कि तूने, हम सीरियसली कर रहे थे उसको, तेरा तो पता ही है, तो तूने यहाँ पे ओकेजनली क्यों लिखा है? तो बोले साले तू मरवाएगा, मतलब हो सकता है कि तू घर दिखा दे मेरे कि मैं तो चेन स्मोकिंग करता हूँ। मतलब देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर जिसके तहत लोग बताते नहीं कि एक्चुअली चाहते क्या है, पर करते वो वही है। तो कितना भी बोल लो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पर घर में जाके यदि आप अपनी माँ पे चिल्लाते ही हो, या घर में आप अपने लोगों से ढंग से बिहेव करते ही नहीं जो कि विमेन है आपके घर की, तो कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट चिल्ला लो, आपका उसका एम्पावरमेंट तो है नहीं फिर। ओके, तो रियल में क्या हो दैट मैटर्स फॉर अ कंपनी, अल्टीमेटली क्या डिसीजंस ले रही है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, अब ये ध्यान रखना आगे आएगी वापस से। सो और यही 4 स्टेप्स हमारा पूरा सिलेबस है एक्चुअली: formulation of strategy, implementation of strategy, evaluation, and then control of the strategy. These are your units which you are going to study. Now, छोटे बड़े लाइफ में डिसीजंस होते हैं, तो अभी डिसीजन मेकिंग की बात करें। पटाखे फोड़ना है नहीं फोड़ना है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, जॉब करूँ स्टार्टअप करूँ, सफेद सॉक्स पहनूं ब्लैक सॉक्स पहनूं, गर्लफ्रेंड रखूं या वाइफ रखूं, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया, मतलब चलो चलो ये वाला स्किप कर दो, ये कहीं पे अनाउंस मत करना कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था। कैडबरी और नेस्ले, गेट अप और स्लीप, कीप स्लीपिंग मतलब नहीं उठना। कई बार सोने के पहले लोग सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ब्रश करूं नहीं करूं, आज ठंडी ज्यादा लग रही है, अरे यार ब्लैंकेट में से नहीं निकलता, तो मुझे ब्रश करना है कि नहीं। मतलब सब लाइफ के छोटे बड़े बहुत सारे डिसीजंस हम लेते ही हैं। इनफैक्ट सुबह बेड से उतरना है कि नहीं ये भी एक डिसीजन ही होता है आपका, ठीक है, अनटिल अनलेस इट्स वेरी इमरजेंसी समथिंग, तो आप डिसीजन ही लेते हो दैट कुछ करना है या कुछ नहीं करना। अब ये डिसीजन मेकिंग में फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है? ये तो डिसीजन है, बट फिर स्ट्रेटेजी कहाँ से आ गया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन? तो आगे देखते हैं। किसी भी डिसीजन के दो मेजर डायमेंशंस होते हैं, वैसे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, लेकिन यदि आप क्रक्स में देखोगे तो ये दो मेजर, और ये जो पूरा आज का क्लास है, दिस वी आर स्टडीइंग ऑन एन आर्टिकल ऑफ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो वो उन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च के बाद आर्टिकल्स लिखे होते हैं, तो उसमें काफी लोगों का स्टडी किया है, तो उसमें ना मेजर दो आउटकम निकल के आए। पहला, कंट्रोल, कि डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो डिसीजन लेने वाला बंदा है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे लगा सकता है, कुछ तो चेंजेस कर सकता है क्या वो, या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया, मॉल में गया, मैं खाना को अपने कुछ भी खरीदने गया, से ग्रोसरी शॉपिंग में चना दाल वगैरह ऐसा। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उस डिसीजन को, क्योंकि चना दाल जो मेरे पास ऑप्शन दिया गया है 4 5 10 तरीके के, उनमें से ही मुझे सिलेक्ट करना है। मेरे पास कोई भी और अपनी तरफ से उसको इन्फ्लुएंस करने का चांस नहीं है। सो दैट इज अ कंट्रोल पार्ट। देन सेकेंड इज, क्या आप अपने पड़ोसी से बेटर दाल लेना चाहते हो, या आपने पिछली बार जो दाल ली थी उससे बेटर दाल लेना चाहते हो? सो परफॉर्मेंस कैसा है, रिलेटिव परफॉर्मेंस चाहते हो या एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस? तो ये दो डायमेंशन होते हैं, अभी आएंगे आगे ये दो डायमेंशन, इसका क्या करना है वो भी बताएंगे आगे। ये क्विक रीड कर लो। अब होता क्या है कि डिसीजन फील्ड में जो रिसर्च हुआ है वो उन चीजों पे हुआ है जिसके अंदर ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते, जैसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप शेयर्स में करोगे, शेयर्स उन्हीं कंपनी के जो आपको मिल रहे हैं उसमें से ही ले सकते हो, आप अपने मन से तो शेयर क्रिएट नहीं कर सकते, अपने मन से प्राइस भी डिफाइन नहीं कर सकते, मार्केट डिसाइड करता है प्राइस। तो यू कैन जस्ट चूज दैट वेदर आई विल पुट द मनी इन दिस वन और दैट, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे किसी के साथ अपन कॉम्पीट भी नहीं कर रहे, अपन चाहते हैं कि अपने आप, कुछ कुछ लोग करते हैं कंपटीशन, बट देन डिसीजंस के
जो ये वाले एस्पेक्ट हैं जिसमें कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना डिसीजन ले रहे हो और आप उसको ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जो आपको अवेलेबल है उसी में से आपको सिलेक्ट करना, कुछ ऐसे डिसीजन। बट अब बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये तो जनरल डिसीजंस हो गए छोटे वाले, है ना। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में क्या होता है, यदि मैं बोल रहा हूँ कि नए मार्केट में एंट्री करनी है, कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो बिल्कुल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, पार्शियल यस भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उनकी सक्सेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म, कंपनी है तो कॉम्पिटिटर से बेटर करना ही पड़ेगा। फॉर दीज डिसीजंस एग्जीक्यूटिव्स नीड मोर देन वन एबिलिटी। एक पर्टिकुलर किसी भी एबिलिटी से या एक पर्टिकुलर किसी भी डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशंस में सोचना पड़ता है, और इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सच में यदि अच्छा मैनेजर बनना है तो मल्टीपल एस्पेक्ट आपके दिमाग में आने चाहिए रेगुलर। सो देखो लास्ट में बोर्ड में क्या लिखा है, देखो दे रिक्वायर अ टैलेंट फॉर अ क्लियर आइड एनालिसिस, मतलब साफ आंखों से एनालिसिस करना। साफ आंखों का मतलब है कोई बायास नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, कोई आपके प्रिजुडाइसेस नहीं होना चाहिए। प्रिजुडाइसेस का मतलब अरे यार हा तर महाराष्ट्रीयन आहे का, मग कंजूसच असतो, तो मराठी है तो कंजूस आदमी होगा। तारक मेहता में उसको भिड़े को कंजूस ही दिखाया गया एक्चुअली, मतलब उनने एक प्रिजुडाइज बना लिया। अब ऐसे सोच से यदि आप चलोगे तो फिर आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाओगे, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। और एबिलिटी टू टेक बोल्ड एक्शंस, सो अल्टीमेटली आपको कुछ हार्श डिसीजंस, टफ कॉल लेने पड़ेंगे। जो टफ कॉल ले लेते हैं वो लाइफ में आगे निकलते हैं, जो टफ कॉल नहीं लेते वो जिंदगी भर टफ कॉल्स लेने में ही लगे रह जाते हैं। ठीक है, सो जिनको आगे निकलना होता है वो थोड़ा सा आज नहीं दम, मतलब आज नहीं एफर्ट करोगे तो फिर कब करोगे, वही क्वेश्चन। बिकॉज आज हमारे पास सबसे ज्यादा शक्ति है, अब कल हम आज के कंपैरिजन में ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, तो आज ही कर सकते हैं जो भी। ओके, अब देखो ये पहला स्टेटमेंट पढ़ना, ये आएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। रिसर्च ऑन डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन अ लॉट। काफी सारा रिसर्च हुआ है डिसीजन मेकिंग पे, लेकिन मैनेजर उसको यूज नहीं करता। अब ऐसा क्यों भाई, डिसीजन तो बहुत सारे, मतलब रिसर्च हुआ है पर यूज क्यों नहीं कर रहे उसको, बता सकते हैं कोई क्यों? उसका आंसर भी सामने लिखा है पर वो समझ आएगा नहीं जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, इसलिए अभी जो बता सकता है तो बताओ। रिसर्च हुआ है डिसीजन मेकिंग पे काफी सारा, पर मैनेजर्स उसको यूज नहीं करते, मतलब इतना ज्यादा यूज ही नहीं करते उसको। उसको डिसीजन नहीं लेता ले क्या बेटा? उसको डिसीजन लेना नहीं आता होगा। डिसीजन लेना नहीं आता होगा? नहीं, तो डिसीजन लेना आता नहीं होगा तो फिर तो उसको रिसर्च यूज करना चाहिए। उसीलिए सर तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन उस वर्क के लिए यूजफुल नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पूरे यूजफुल नहीं हो सकता। पूरा पूरा ये कौन बोल रहा है? सर गौतम। गौतम। और पहला वाला नाना साहब था, कौन था? नाना साहब था। करेक्ट। ये मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन के जब मैं मार्क्स दूंगा ना, तो जिन लोगों ने मुझसे रेगुलरली बातें की हैं सेशंस के टाइम पे, उनके नाम मुझे क्लियर याद आ जाएंगे, और जिनके नाम नहीं याद आएंगे इसका मतलब उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो अब ये बराबर है कि उसको डिसीजन यदि नहीं लेते आता तो उसको रिसर्च। गौतम आपने क्या बोला था अभी, एक बार फिर से बोलना जरा। वो वर्क के लिए डिसीजन सही नहीं होगा, इसलिए वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते। रिसर्च भी हो सकता है, रिसर्च किया भी है, पर जो वर्क प्रैक्टिकली करना है वो वर्क के लिए जो डिसीजन है वो एक्चुअली फिक्स नहीं है उसके लिए वो। हाँ, मतलब तूने जो भी बोला वो एग्जैक्टली गलत बोला, लेकिन तू जो बोलना चाह रहा है एक्चुअली में वो मैं समझ गया, और वो जो चाह रहा है वो सही है। तो रियल जो ये कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी डिसीजन उस मैनेजर को लेना है, वो जो रिसर्च किया गया है वो डिसीजन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो उस रिसर्च पे बेस्ड वो डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है।
रिसर्च हुआ है उन चीजों पे। आप इस चीज पे कैसे रिसर्च कर सकते हो, मैंने आपको अभी 2 क्लासेस में सिखाया पिछली कि सही गलत कुछ नहीं होता मैनेजमेंट में, कुछ सही गलत नहीं होता। तो आपकी सिचुएशन अलग, कंडीशन अलग, कंपटीशन अलग, ईयर अलग, पैसा अलग, रिसोर्स अलग, लोग अलग, तो फिर आप कैसे किसी और के किए हुए रिसर्च को अपना रिसर्च मान सकते हैं या कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट जहाँ पे कि आपको सुपीरियर लेवल ऑफ टैलेंट लगाना पड़ेगा, उस पर कोई रिसर्च थोड़ी कर सकता है। अभी तक तो नहीं कर पाया, आगे करेगा तो पता नहीं। पर ये चीजें ज्यादा रिसर्च उन डायरेक्ट डेड डिसीजंस पे हुआ है जिसका किसी को कुछ लेना देना है। वहां पे उसको मैनेजर को, अब मैं कौन से कलर का, मैं कौन सा पेस्ट अपना केचप लूं, अब इस ये कोई मैनेजर का डिसीजन इससे रिलेटेड थोड़ी है। मैनेजर का डिसीजन तो ये कि यार मैं इससे सेल्स कैसे करवाऊं। अब इस बात पे वो क्या करेगा, फिर वो धीरे धीरे हाथ लेता है साइकोलॉजी का, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ता है, वो इंसानों के बारे में समझने की। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को समझो। यदि आप लोगों को समझोगे, उनसे बात करोगे, तो शायद आप उनसे काम करवा पाओगे। तो दैट बिकम शायद ऐसा जरूरी नहीं कि करवाई, ठीक है। कई बार समझ में आने के बाद लोग ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये एक जनरल डिस्कशन है। देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये पढ़ लो जरा खुद ही क्या है ये। कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। Strategic decision making refers to identifying the best way to achieve goals and objectives. Strategic decision making का मतलब होता है कि बेस्ट वे सिलेक्ट करो जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। अब ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेंगे। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। ये स्लाइड आपने इसके पहले भी देखी है। 2 डायमेंशंस, मैंने कहा था ये दोबारा आएगी स्लाइड। 2 मेजर डायमेंशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन से 2 हैं? बोल लो मेरे साथ, याद रहेंगे फिर। पहला डायमेंशन है कंट्रोल, दूसरा Control. डायमेंशन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके। तो दीज आर, ये कॉपी पेस्ट किया है इसलिए सेम ही गलत ही स्पेलिंग यहाँ पे भी है। कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस, दीज आर द 2 अल्टीमेट डायमेंशंस। चेंज हो रही है स्लाइड, देखो ये। तो कंट्रोल या तो लो कंट्रोल है आपका डिसीजंस पे, या तो हाई कंट्रोल है आपका डिसीजंस पे। परफॉर्मेंस, या तो आप एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस देख रहे हो या तो रिलेटिव परफॉर्मेंस देख रहे हो। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मैं अपने आप से बेटर करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं मतलब कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। कई सारे लोग फर्स्ट आ जाते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। अब इस पे मैं किसी के बिहेवियर पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं क्योंकि उसकी कंपटीशन फर्स्ट आने की नहीं थी, उसकी कंपटीशन खुद के साथ थी। वो खुद के साथ कॉम्पीट कर रहा था, उसने खुद का टारगेट रखा था कि यार मेरा 85% आए। अब वो 81 आ गया, लेकिन वो फिर भी क्लास का तो टॉपर ही है, और उसने अपने आप के लिए 85 ये टारगेट रखा। ये जो 85 मतलब, आपको मैं अपने स्टेट पे से मेरी एग्जांपल पे से बताता हूँ कि वैसा होता था बहुत बार कि वो परसेंटेज में कोई आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। मेरे को पता नहीं, एक बार ऐसा बड़ा मन था कि कभी तो जिंदगी में इंजीनियरिंग में एक बार ऐसा हो कि 90% आए, एक मार्कशीट में 90 आ जाए, ऐसा बड़ा मन था। और फॉर्चुनेटली मतलब गोल्ड मेडल मिला यूनिवर्सिटी का, उससे ज्यादा बड़ी खुशी ये थी कि वो लास्ट सेमेस्टर में 90% एक मार्कशीट में आ गए। मतलब एक ही सेमेस्टर में 90% स्कोर किया यूनिवर्सिटी एग्जाम। मतलब इतना खुश था उस चीज को लेके, क्योंकि वो 9 वाला फिगर देखना चाहता था मार्कशीट। ऐसा लगता था कि आ जाए, बस एक बार आ जाए, दैट्स इट। और उसी के लिए काम चल रहा था, किसी से मतलब ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। मतलब ठीक है, आ गया, मेरे को पता है, मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद से लगभग हर सेमेस्टर में कॉलेज का टॉपर ही रहा, 6 सेमेस्टर तक कंटिन्यूसली। लेकिन वो एक जो था कि यार नहीं 90 आना, मतलब मेरा ध्यान उधर था, मैं इधर नहीं सोच रहा था कि किसकी कितने आगे, मेरा वो नहीं, मेरा ये था कि यार 90 आना चाहिए। वो आ गया तो मन में कहीं ना कहीं
इसीलिए एमबीए का पहला सेमेस्टर मैंने खुशी खुशी में खराब कर दिया, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट रिलेटिव। अब आएगा आपके लिए सबसे पहला ग्रिड जो आपको पहला स्टडी करना है, दिस ऐसे मॉडल्स, ऐसे ग्राफ। शांत हो। ओके, तो ये समझ आ रहा है कि इस तरीके के डायग्राम आएंगे, ये क्या है समझ आता है कि अब हम पॉइंटर यूज करेंगे। ये पढ़ाने नहीं देंगे, इनकी क्या पार्टी है आज, क्या ओके। तो लेट अस सी, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, वेरी गुड। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने बताया इसलिए मुझे वेरी गुड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखा है हमने? परफॉर्मेंस। हाँ, ये दिख गया ना सबको। ये वाई एक्सिस पे देखो, यहाँ पे परफॉर्मेंस रखा है पैरामीटर, और एक्स एक्सिस पे कौन सा रखा है? कंट्रोल। तो जब भी स्ट्रेटेजी में आगे कोई भी मॉडल या ग्राफ आएंगे और आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लिखना है वो नहीं लिखा है, तो आपका ग्राफ सीधा कटेगा, चाहे आपने पूरा सही बनाया हो। मुझे पता भी है कि आपने सही बनाया, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्क्स मिलेंगे 0 और डायरेक्ट 0 मिलेंगे। अब तुमको समझ आएगा कि क्यों मैं शुरू से पढ़ाने को लेके सीरियस हूँ इस सब्जेक्ट को लेके, और क्यों इसमें ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। क्योंकि वो जो गलती करते हैं वो भूल ही जाता है कि मेरे को परफॉर्मेंस लिखना था, मेरे को कंट्रोल लिखना था, और जब उसने परफॉर्मेंस और कंट्रोल लिखा ही नहीं तो उस ग्राफ का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है, तो बकवास ही लिखी है फिर उसने जो। और भले ही उसने थ्योरी सही भी लिखी हो तो कोई डिजर्व ही नहीं करता, जिसने ग्राफ ही सही नहीं बनाया वो क्या थ्योरी सही लिखेगा। तो सिंपल लॉजिक। ओके, तो एट एमबीए लेवल अब इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ही मैं कि ग्राफ सही, वाइसा वर्सा हो सकता है कि शायद उसने ग्राफ सही बनाया हो और उसने आंसर गलत भी लिखा हो, तो मेरा ध्यान शायद उस पर ना आ जाए। हालांकि चला भी जाता है, कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी कम चांसेस रहते हैं। लेकिन उल्टा करेगा तो फिर तो पक्का मार्क्स देगा। तो परफॉर्मेंस इज वाई एक्सिस का पैरामीटर, कंट्रोल इज एक्स एक्सिस का पैरामीटर। अब कंट्रोल कैसा है? कंट्रोल या तो लो है या तो कंट्रोल हाई। जब मैं हाई कंट्रोल की बात करूंगा तो मैं इसकी और इसकी बात करूंगा, जब मैं लो कंट्रोल की बात करूंगा तब मैं इसकी और इसकी बात करूंगा। जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो परफॉर्मेंस में मेरे पास दो पैरामीटर है। परफॉर्मेंस के दो पैरामीटर कौन से हैं? हाई लेवल के। नहीं, परफॉर्मेंस हाई या लो नहीं है, हाई या लो कंट्रोल है। परफॉर्मेंस या तो रिलेटिव है या तो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब इसको ए ले लेता हूं, यहां पे ए लिखा है, और रिलेटिव यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में मेरा परफॉर्मेंस क्या है, तो ये आर यहां पे। अब मैं इसको नंबर देता हूं, ये देखो दिया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड, अलग अलग कलर है सबके। फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड, थर्ड फील्ड और फोर्थ फील्ड। अब फटाफट क्वेश्चन सब अपने अपने आंसर करो। कोई एक आध बंदा माइक ऑन करके आंसर कर सकता है, बाकी सब अपने अपने आंसर करो। अब मैं आपको जब बोलूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो आप देखो कि आपका ध्यान बराबर उसी जगह पे जाता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि कंट्रोल लो है और परफॉर्मेंस रिलेटिव है, तो कौन से वाले फील्ड में जाएगा ध्यान? थर्ड। कंट्रोल हाई है और परफॉर्मेंस रिलेटिव है। फोर्थ। कंट्रोल सेकंड। कंट्रोल हाई है और परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट है। सेकंड। आ रहा है क्या समझ में? अब सब अपना अपना देखना है ना, मतलब सब अपना अपना देखना है कि जब मैं क्या कह रहा हूं तो आपका ध्यान वहां पे जाता है। और मैं ये जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं,
मेरे को पता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में समझने में, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो मेरा तरीका है इस पे एक बार ट्रस्ट करो। एक बार यदि आपको ये समझ में आ गया कि ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं, तो मैं आपको कसम से बता रहा हूँ आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको कंपनी में ग्राफ्स ही मिलने वाले हैं, ग्राफ ही ग्राफ मिलेंगे जिंदगी में। तो यदि मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट है और कंट्रोल लो है, तो फर्स्ट। फर्स्ट। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस तरीके के आ सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने आपको कोई सिचुएशन दी, मैंने आपको बोला कि यार आपको ना एक दुकान में जाना है और आपको हमने 3-4 सामान बोले हैं कि आपको लाल मिर्च, हरी मिर्च और से क्या बोल रहा हूँ मैं, लाल मिर्च, राई और कुछ मसाले का सामान जो है, 4-5 तरीके के मसाले हैं, वो आपको लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको अब डिसीजन तो लेना पड़ेगा दुकान में जाके, ऑब्वियसली मतलब डिसीजन तो यहाँ से ही शुरू हो जाएगा कि कौन सी दुकान में जाऊँ। पर चलो मैंने आपको दुकान बता दी कि आपको डीमार्ट में जाना है और ये 4 चीजें लेके आनी। तो डीमार्ट में जाके ये 4 चीजें लेके आनी है, इसको आप कौन सी फील्ड में रखोगे? 1 2 3 4। थर्ड। थर्ड। क्यों, कौन बोला ये थर्ड? वे नाम तो बता दो, सही भी तो हो सकता है। सोनल। सोनल, हाँ बोलो बेटा। ते क्या घबरा दी रे सोनल, तुझसे तो हम डरते हैं बेटा। सर हाँ सर बोलो मेरा एक क्वेश्चन। सोनल, बोलो बेटा, क्यों थर्ड? सर मैंने कंटेंट ज्यादा इसलिए मैंने परफॉर्मेंस हाई पे रखा और कंट्रोल, उसको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं इसलिए मैंने लो पर रखा था। कंट्रोल से समझते क्या है अपन? कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है, अब बताओ। ये अपना लास्ट टॉपिक है, ये डिस्कशन एकदम यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसके बाद विशेष कुछ भी पढ़ने का नहीं है, यही मेन है। सर मुझे कुछ बोलना है सर, हाँ मुझे कुछ बोलना है। हाँ, सर आगे जाने से पहले मुझे ये ग्राफ समझ में नहीं आया सर, जो आपने क्वेश्चन किए वो भी समझ में नहीं आया, जो गौतम बोल आंसर रहा है दिए। क्या? यस सर। गौतम बेटा, मैं तुझे कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है तुझे? एक्स एक्स सर, कौन सा परफॉर्मेंस। पैरामीटर है एक्स एक्सिस पे? परफॉर्मेंस। नहीं ना बेटा, तू एक्सिस ही गलत देख कंट्रोल रहा है है। गौतम, कंट्रोल। कंट्रोल। एक्स एक्सिस खाली सॉरी असते सर। ना, ही बघ ना एक्स एक्सिस, हे ओ बघ ही ना, थांब ना तुला दाखव. एक्स एक्सिस म्हणजे ही, वाय एक्सिस म्हणजे ही. यस सर। आता एक्स एक्सिस वर हा पॅरामीटर इथे ठेवला कंट्रोल। ये ना एक्चुअली मेरा वो एक राइटिंग बोर्ड था, वो खराब हो गया, वरना मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता। तो ये कंट्रोल इस तरफ यहाँ पे लो है और इस तरफ यहाँ पे हाई है। गौतम दिख रहा है क्या ग्राफ में? जिनको भी नहीं यस दिख सर। रहा सब एक बार ढंग से देखो। अच्छा वो उसने पूछ लिया तो यहाँ पे दिख रहा है अपने। यस सर। ये इस ग्राफ में दिख रहा है क्या? यस सर। मतलब कंट्रोल जब लो है, तो वो जो लो है वो कंट्रोल की लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड। चलो दिख रहा है। तो कंट्रोल के इस तरफ लो है और कंट्रोल के इस तरफ हाई है। अब ये जो कंट्रोल का लो हाई है वो मेरे रेड वाले में नहीं, इस इमेज वाले डायग्राम में दिख रहा है क्या तुझे? यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, राइट वाई एक्सिस पे क्या पैरामीटर है अपना? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, तो मैंने उसको नीचे लिखा है, और यदि रिलेटिव है तो मैंने उसको ऊपर लिखा है। दिख रहा है क्या? यस सर। अब मैं कलर चेंज करता हूं। मैंने यहां पे एक क्वाड्रेंट बना दिया 4। ठीक है, तो यस सर। हाई कंट्रोल यहां पे दिखेगा। अब 1 2 3 और 4, गौतम तू बताना हाई कंट्रोल कौन से में है? 4 and 2। देख अब इस वाले डायग्राम में देखिए, देख हाई कंट्रोल, हाई कंट्रोल। फोर्थ एंड सेकंड।
दिख रहा है ना, बराबर है। यस सर। लो कंट्रोल काय में है, लो कंट्रोल सर थर्ड एंड फर्स्ट। दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। इस वाले डायग्राम में, बड़े वाले। यस। अब मैं तुझे कहूंगा कि मुझे बता एब्सोल्यूट कौन से वाले में, थर्ड में सर। कहाँ दिख, ये मेरे वाले डायग्राम में एब्सोल्यूट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? यस सर। तो एब्सोल्यूट यदि यहाँ है तो थर्ड तो ऊपर है, एब्सोल्यूट तो इधर देखेगा ना तू ऐसा। या एब्सोल्यूट। अरे ये जो लाइन गई है, इसने परफॉर्मेंस को दो हिस्सों में बांट दिया ना। यस सर। इस लाइन के ऊपर वाला रिलेटिव, इस लाइन के नीचे वाला एब्सोल्यूट। हाँ समझ गया सर मैं। हाँ, अब समझा क्या? यस सर। जब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा था कंट्रोल को, तो मैं ये लाइन देख रहा था, और जब मैं वाई एक्सिस को तोड़ूंगा तो मैं ये वाली लाइन देख। या बिल्कुल सर। अब हो गया क्लियर? यस सर। बेटा और किसी को यदि नहीं हुआ हो तो मेरे को बता दो, मैं अब भी बना के बता दूंगा 1 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये ग्राफ है, यदि मुझे y एक्सिस को दो हिस्सों में बांटना है तो y एक्सिस को दो हिस्सों में बांटने के लिए मैं ये लाइन बनाऊंगा, और यदि मुझे x एक्सिस को दो हिस्सों में बांटना है तो मैं ये लाइन बनाऊंगा। ठीक है? यस सर। तो गौतम, अब यदि मैं कहूंगा कि रिलेटिव परफॉर्मेंस और लो कंट्रोल, तो तू कौन सी फील्ड में देखेगा? थर्ड एंड फर्स्ट सर। फर्स्ट में नहीं देख सकता बेटा, क्योंकि फर्स्ट में रिलेटिव परफॉर्मेंस नहीं है, फर्स्ट में एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। तो मग थर्ड एंड फोर्थ सर। ओनली थर्ड। फोर्थ में भी नहीं देख सकता, क्योंकि फोर्थ में लो परफॉर्मेंस नहीं है, फोर्थ में तो हाई परफॉर्मेंस है। ओनली थर्ड सर। ओनली थर्ड में देख सकता है, क्योंकि ओनली थर्ड में ही परफॉर्मेंस रिलेटिव भी है और उसका जो कंट्रोल है वो लो भी है। अच्छा। आया? यस सर। ठीक। तो किसी भी ग्रिड को या ग्राफ को ऐसे स्टडी किया जाता है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन था, सोनल पे वापस आ जाते हैं हम। सोनल, आप दुकान में जाने के लिए आपने कहा था कि हम मसाले लेने गए, तो आपने कौन सा कहा था बेटा, कौन सी फील्ड कही थी आपने? चली गई क्या सोनल? ओके, कोई बताना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यदि आप मसाले लेने जाते हो तो क्या मसाले खरीदते वक्त इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपके पड़ोसी कौन सा मसाला खाते हैं? नो सर। नो सर। तो जब आपके पड़ोसियों का मसाला या आपके दोस्तों का मसाला आपके मसाले खरीदने पे फर्क नहीं पड़ता, तो आप रिलेटिव सोच रहे हो कि एब्सोल्यूट सोच रहे हो? एब्सोल्यूट फर्स्ट क्वाड्रंट सर। श्योर? सगळ्यांना अलग अलग लक्षात, सबको आगे क्या समझ में? यस सर श्योर। भाई मसाले खरीदने जा रहा हूँ, वो मेरा डिसीजन है, मेरे को नहीं देखना कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या खाते हैं, मेरे को मेरा देखना। तो मेरा एब्सोल्यूट डिसीजन है। यदि डिसीजन एब्सोल्यूट है तो कौन सी दो फील्ड में आंसर नहीं आ सकता? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में आंसर नहीं आ सकता। यदि एब्सोल्यूट आपका डिसीजन है तो फर्स्ट और सेकंड में ही आ सकता है, क्योंकि उन्हीं दो जगह पे एब्सोल्यूट है, बाकी तो नहीं है। अब अगला पैरामीटर, क्या मेरा कुछ कंट्रोल है उस पे कि कौन से टाइप के मसाले वो लोग दे रहे हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ उनको कि आप इस तरीके का मसाले का प्रोडक्ट बनाओ, या बना बनाया प्रोडक्ट ऑलरेडी रखा होता है वहां पे? नहीं है कंट्रोल। मेरा कंट्रोल नहीं है, जो वो बेच रहा है वही मुझे खरीदना है, मेरा कंट्रोल ही नहीं है कुछ उसके ऊपर। तो मेरा कंट्रोल लो है कि हाई है? लो। तो लो। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस और लो कंट्रोल, तो कहाँ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रंट। फर्स्ट फील्ड में। इसका मतलब ये जो मेरा डिसीजन है वो मेकिंग जजमेंट एंड चॉइसेस का है, वो फर्स्ट फील्ड का डिसीजन। ठीक है? इसमें मैं कुछ मतलब, अच्छा मैं जुआ खेलने गया, गैम्बलिंग करने गया, ठीक है, मैं
पैसा लगाया मैंने, घोड़े पे पैसा लगाया। अब घोड़े पे पैसा लगाया तो इस पे मेरा कंट्रोल कैसा है, लो की हाई? लो। लो। ये लड़की की आवाज आई, कौन बोला ये? सोनल। सोनल, ओके। तो घोड़े पे मैंने पैसा लगाया तो इस पे मेरा कंट्रोल है लो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप गैम्बलिंग में रिलेटिव सोच रहे हो कि एब्सोल्यूट सोच रहे हो? मतलब कॉम्पिटिटर से जीतना चाहते हो या सिर्फ खुद से ही जीतना चाहते हो? कॉम्पिटिटर से। तो कहां पे आएगा फिर वो? कॉम्पिटिटर से रिलेट सोच रहे हो मतलब आप रिलेटिव सोच रहे हो। रिलेटिव। थर्ड आ फील्ड गया आ समझ जाएगा। में? थर्ड फील्ड में आएगा, इसीलिए वहां पे लिखा है प्लेसिंग कॉम्पिटिटिव बेट्स। मतलब जब शर्त वगैरह लगाई जाती है ना, तो आप दूसरे से बेटर करना चाह रहे हो, पर वो जो जिस चीज को आप कर रहे हो उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है बहुत सारा, तो यू आर इन थर्ड फील्ड। इस तरीके से इस ग्राफ को पढ़ा जा सकता है। आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगी कि आप बताओ कि इस वाले को आप कौन से हिस्से में डालते हो। अब आपको सोचना है कि वो जो डिसीजन है वो रिलेटिव है या फिर वो डिसीजन जो है वो उस पर आपका कंट्रोल कितना है। अब आप मुझे बताओ, एक मैनेजर की जिंदगी चल रही है और मैनेजर की जिंदगी में उसको डिसीजन लेने हैं, तो मैनेजर की जिंदगी में जो डिसीजंस लेने हैं, क्या उसको कॉम्पिटिटर से बेटर करने का सोचना है? यस। यस यस। सर। बिजनेस डिसीजंस में क्या कॉम्पिटिटर से बेटर करने का सोचना है? यस। यस सर। यस। क्या उसके डिसीजंस पे उसका कंट्रोल है? है। यस। यस। होना ही चाहिए, कंट्रोल है। तो कंट्रोल भी हाई है और उसको लोगों से बेटर भी करना है, तो वो कौन से फील्ड में सोच रहा है? फोर्थ फोर्थ। फील्ड। मतलब आपको स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए जो भी डिसीजंस लेने, जो बिजनेस डिसीजंस आप लेते हो, जो भी कॉर्पोरेट डिसीजंस आप लेते हो, वो सारे के सारे आते हैं फोर्थ फील्ड, मैनेजिंग फॉर स्ट्रेटेजिक सक्सेस। और इस फील्ड का रिसर्च नहीं हुआ है। ये डिसीजंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल तो होता ही है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटर का भी सोचना पड़ता है, और जब कॉम्पिटिटर का सोचना पड़ता है तो अपने आप ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ये एक छोटा सा ज्ञान था इसके बारे में। तो अब ये आगे का तुमको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। ये वही वही चीजें वापस आ रही है जो मैंने पहले पढ़ाई थी, बट ये अब थोड़ा सा थियरी में आ गया है कि उनको क्लियर एनालिसिस करना है, उनको कोई बायास नहीं रखना है, और उनको डिसीजंस लेने हैं। उनको कभी स्टार्टिंग में साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचना है, फिर उनको टैक्टिक भी लगाने हैं, और फिर उनको रिवर बोर्ड गैम्बलर, यानी कि जो एक्चुअली में गेम है रिवर बोर्ड गैम्बलिंग की, मतलब बस उसको तो खेलते जाओ, अपने आप हो सकता है सही लग जाए कभी गलत लग जाए, बट खेलना तो है ही। तो उनको ये भी करना है, और अगेन उनको साइकोलॉजिस्ट की तरह कस्टमर्स की साइकोलॉजी को भी समझना है, एम्प्लॉय को भी समझना है, कस्टमर को भी समझना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देती है कंपनी को, असिस्ट करती है नॉलेज और स्किल्स परस्यू करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करती है कि आपने डिसीजन स्ट्रेटेजिकली लिए है कि नहीं। ओके, ये शॉर्ट में मैंने बोल दिया है, आप बाद में दोबारा वीडियो को प्ले करके सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्टिव वेज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यदि आपको डिसीजन लेना है तो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाइंग द नीड्स। क्या नीड है उसको आइडेंटिफाई करो, सच में वो नीड है कि नहीं ये जानने के लिए एविडेंस कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और अब वो नीड को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढो। जो भी अल्टरनेटिव ढूंढे हैं उसमें उनका हिसाब किताब लगा के जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट करो, और अल्टीमेटली एक्शन। एक्शन लेने के बाद अभी भी यदि नीड बची है तो और ढूंढो, मतलब ये काम है, चलता रहता है। कंपनी का काम कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। समझ में आया कि ये साइकिल है पूरी। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो इफेक्टिव तरीका है डिसीजन लेने का। ऐसे ही यूजुअली आप डिसीजन लेते हो। आपको नीड है कि यार मेरे को रात को सोते हुए ब्रश करके सोना है, एक नीड है बेसिक, ठीक है। अब आपने उसके लिए एविडेंस या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने गूगल पे पढ़ लिया कि हाँ यार पढ़ करना पड़ता है रात को ब्रश, ठीक है। अल्टरनेटिव है क्या कुछ? तो बोला अल्टरनेटिव ये है कि सुबह ब्रश किया था तो अब रात तक कुछ खाओ ही मत, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव ये है कि जब खाना खाया था उसी वक्त थोड़ा सा आपने प्रॉपरली कुल्ला कर लिया, तो अब आपको ब्रश नहीं करना।
तो मतलब आपने कुछ अल्टरनेटिव, उन सब में से बेस्ट तो ये कि उठो यार 2 मिनट ब्रश कर लो, खत्म करो, जाओ एक्शन लो, बात करो। सो इट्स अ सिंपल साइकिल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। दिस इज प्रोबेबली द फाइनल स्लाइड, लास्ट 2 स्लाइड्स। अगली स्लाइड में कंक्लूजन है, ये वाली स्लाइड। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज अबाउट चूजिंग द बेस्ट पाथ टू सक्सेस। For instance, if you are starting a new business, you need to consider factors like cost, time, and the target market. How do you classify decisions? Strategic decision making will help you formulate a plan of action and align your small term goals with the bigger picture. Small term goals को long term goals के साथ mix करने का काम strategic decision making। मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा मैनेजर बनूं, अब उसके लिए मेरे को मेरी नींद पे कंट्रोल करना है, तो मैं रात को सोता भी लेट हूं और सुबह उठता भी जल्दी हूं। ये तो मैंने शॉर्ट टर्म अच्छा काम किया, पर अब मैं रात को सोते वक्त सोता नहीं हूं, तो मैं बदले में टीवी देखता रहता हूं, और सुबह में उठता नहीं हूं तो मोबाइल में रील्स देखता रहता हूं। तो अब लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म तो मैच नहीं हुआ। नींद कम कर ली वो ठीक है, लेकिन नींद कम करके काम का काम नहीं किया। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो दोनों को कनेक्ट करके चलते हैं। एंड अल्टीमेटली हमारे आज के सेशन का कंक्लूजन है, यदि आप आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पे मास्टरी कर लेते हो, यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी बैरियर इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी भी बैरियर को ओवरकम कर सकते हो यदि सच में आप स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना शुरू करो। कोई भी डिसीजन है जो भी आप करते हो, यदि आप उसको एक बार स्ट्रेटेजिकली सोच लो कि यार सच में इस साइकिल में डाल के देख लो, इसमें एक बार डाल के देख लो, जो भी डिसीजन है छोटा बड़ा जैसा भी है, पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, जैसा भी हो, आप एक बार यहाँ डाल के देख लो उसको कि क्या अल्टरनेटिव कुछ और भी हो सकता है। मैं गुस्सा कर रहा हूँ, एक बार मैं साइकिल सोच के देखूँ, उस टाइम मेरी नीड आई कि यार मेरे को ना वानखेड़े सर पे गुस्सा आ रहा है, तमाचा मार दूं पीछे, मतलब मेरे को ऐसी नीड आई एकदम बहुत, ठीक है। मैंने एविडेंस कलेक्ट किया तो मेरे को पता चला कि हाँ इस आदमी ने तो मेरे मार्क्स ही काट लिए, तो अब तो मेरे को इसको पीटना ही। अल्टरनेटिव जब ढूंढने आऊंगा मैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि यदि मैंने ये हरकत की तो शायद मेरा करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। एक तो बर्बाद ये थोड़ा सा हो सकता है कि भाई यहाँ से डिग्री मिलने में मुश्किल हो जाएगी, चलो दूसरा ज्यादा बड़ा बर्बाद ये हो सकता है कि यदि सामने वाले आदमी की सटक गई तो वो शायद कॉर्पोरेट्स में पूरा ब्लैक लिस्ट ही करा दे, और या तो अगर बिजनेसमैन हो तो फिर आपकी इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग करे कि आप अपना प्रोडक्ट ही बेचने के लायक ना रहो, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अल्टरनेटिव सोचोगे तो आप सोचोगे यार एक काम करो, छोड़ो कहाँ फालतू पंगे में पड़ना, मेरे को तो अपना बिजनेस सेट करना है। तो लेट अस सी, मैं जाके सर से बात कर लेता हूँ, ये भी तो एक अल्टरनेटिव है कि क्यों भाई मेरे हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ो, मेरे को जरा सा इजी सॉल्यूशन दे दो। तो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जाओ जाके बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक घटिया से एग्जांपल से समझाया मैंने, बट देन दिस इज द साइकिल। किसी भी डिसीजन को यहाँ पे डाल के देखो एंड यस यू विल बी लीडिंग अ ग्रेट लाइफ अहेड। ओके, सो ठीक है, बाकी का तो ये थ्योरी है, आप पढ़ ही सकते हो कभी भी। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना जय हिंद जय भारत। ये आज की क्लास के रेफरेंसेस हैं, 3 लिंक्स दी हैं, एक तो अपन ने अपने प्री रीडिंग में भी डाली हुई है, और बाकी तो किताब तो हमारी है ही। हाँ, ये था। बोलो बेटा, जय हिंद जय भारत। तो अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ स्ट्रैटेजी को और डीप में जानेंगे, ठीक है। तो कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं।